ठीक, तो फिर अगर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 10, तो इसमें क्वेश्चन 75 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें कि हमें कंप्यूट करना था। इसमें यार ये था कि इसमें कन्वर्टिबल जो थे ना, वो जो डिबेंचर्स थे वो 74 के मुकाबले 74 में ये था कि भाई ऑप्शन था, लेकिन इसके अंदर वो कन्वर्टिबल वो परमानेंट है, मतलब कि मैंडेटरी है, सॉरी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला केस हो गया यार। ऊपर वाला तो ये था कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वहां पे लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों को लेके चल रहे, तो लास्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल से एंट्री डाल देते थे। लेकिन यहाँ पर तो पता है कि यही होंगे। और ये वाला जो है ना, ये वाला जो पोर्शन जो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन है तेरा जो CFI है, क्योंकि डिविडेंड ऑब्लिगेशन होती है देख हर एक उसके अंदर, तो ये वो वाला लाइबिलिटी कंपोनेंट हो गया तेरा। 10% से निकाल लेंगे 3.352 जो आ जाता है, अमाउंट आ जाती है इसमें, फेयर वैल्यू रिस्पेक्टिव। इसके अंदर एक ये था कि यार सर ने ये बात बोली थी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, मतलब सिंपल सा यार, कि वैसे तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन ये फिर भी हम मान लेंगे कि इस तरह से हम अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इन दोनों में बांट देंगे, ठीक है। लेकिन वैसे ऐसा होता नहीं, कि क्योंकि फेयर वैल्यू के अंदर ही सारी चीज़ें होती है और वो फेयर वैल्यू वाली में से ही डिडक्ट होनी थी पूरी की पूरी। बट ठीक है, जैसे उसने बोला हम वैसे ही चल लेंगे, हमें कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है। फिर इसने ना क्वेश्चन के अंदर ही IRR दे रखा है। अगर आपको भाई IRR दे रखा है ना, तो जब आप ड्यू करोगे ना जिस अमाउंट के ऊपर, वो आपकी IRR वाली ही होनी चाहिए। ड्यू पेमेंट तो भाई जो ओरिजिनल पे उस पर ही चलेगी। लेकिन फिर यहाँ पे जो हमने फेयर वैल्यू निकाली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, वो हमने निकाली है मार्केट रेट पर, ठीक है। वो तो हमने मार्केट रेट पर ही निकाली, 10% निकाल लिया, वो मार्केट रेट ले लिया। 1 डिवाइड बाई 1.15, 1 2 3 4 5 GT आ गया तेरा 3.352, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा अलग हो गया यहाँ से, जब आप अपना अमोर्टाइजेशन टेबल बना रहे हो। फर्स्ट स्टेप में अलग IRR, फर्स्ट स्टेप में अलग रेट लग रहा है, थर्ड स्टेप में अलग रेट लग रहा है। ऑल्दो ये ऐसे अलाउड नहीं है, मतलब जैसे भी है, बट अब आ जाता है तो ये वाला रेट तो सब कुछ सेम रखेगा, लेकिन IRR वाला लेगा जब तो अमोर्टाइजेशन करेगा, ठीक है। 5th ईयर के एंड में भाई इक्विटी उठा के यहाँ डाल दी। 74 में ऐसा नहीं किया था, 74 में इक्विटी भी ली थी, लाइबिलिटी भी ली थी, क्योंकि वहां पर हम ये मान लेते हैं कि सारा खत्म हो गया, या जैसा भी ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, कुछ भी कर लिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मान लिया, ये कर दिया, ये होगी बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। ये यहाँ पे ये था कि भाई 100 रुपये का वो 150 हो गया। 100 रुपये का तो हमने दिया था, लेकिन जब उसको रिडीम करेंगे हम 150 का करेंगे, और भाई वो इंटरेस्ट नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, तो हमने ये मान लिया कि भाई मार्केट इंटरेस्ट रेट्स के अकॉर्डिंग वो चल रहा है, ठीक है। या तो वो 100 to 100 होता तो हम तो उसको इक्विटी का इक्विटी मान लेते, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ ऐसा। और इसके अंदर एक और जो कंफ्यूज करने वाली थोड़ी चीज़, 01 जो सेकंड ईयर दे रखा था ना तुझे, सेकंड कौन सा क्वेश्चन है, 76, जो तुझे सेकंड ईयर दे रखा था वो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि इसमें 0 ईयर भी दे रखा था। ये ना दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये रहा देख, मार्केट ईयर 10 ईयर 0, या तो बिगिनिंग ले रखा है, ईयर 1 बिगिनिंग, ईयर 2 एंड, तो सेकंड भी है, 0 1 और 2 में तो चला, और ये अलग हो गया देख। एक तो एंड होगा इसका, 0 का एंड होगा, 1 का एंड होगा, 2 का एंड होगा, 1 2 3, टोटल इसमें 3 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको कैसे काउंट करेंगे, वो यही करेंगे कि इसमें ना एक तो लास्ट में तीसरा जो चेंज हो गया ना रेट, तो वहाँ पर हम ना उसी दिन से लेना शुरू कर देते हैं। जैसे जो लास्ट तक तो भाई इतना आ रहा था, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी खड़ी थी, 2 लाख रुपए खड़ी थी 10.5% के रेट पे 2 साल बाद। अब जब तुम तीसरे में 10.75 लगा रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू पिछले वाले से ही तो इस पे आओगे, तो 1 साल का ही हो जाएगा वो। इस तरह के क्वेश्चन आगे भी हैं, तो वो तुझे वहाँ पे क्लियर हो जाएगी वो चीज़। फिर वैल्यू 15 लाख इंटू 0.751, 1,12,65,000 हो गया, ठीक है। डिफरेंस आ गया 12,65,000। अब ये जो है इसको रिकॉर्ड कर लेंगे इनिशियली, जो भी रिकॉर्ड हम बनता है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग जिसकी आज वैल्यू है वो ये है, ठीक है। तो 1,12,65,000 और लेस 1 करोड़, ठीक है। हमने डिवेंचर्स जो है हमने 1 करोड़ रुपये हमारे पास में आया, प्रॉफिट एंड लॉस में इतना दिखा दिया और डिवेंचर्स में इतना दिखा दिया, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा जी, 10% का ड्यू होगा, P&L में चला जाएगा। बैलेंस कितना हो गया, इतना हो गया। फिर अब सेकेंड ईयर में आगे ये तो इनिशियली रिकॉग्नाइज होगी, ठीक है, हाँ ठीक है। ये एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ले लिया था इन्होंने,
ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आ गए, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आ गए, फिर रिवाइज फेयर वैल्यू एट ईयर एंड 2। फर्स्ट पे हमने निकाल दिया ये 12.65, ये आ गई अमाउंट ऐसे, ये आ गया अमाउंट। सेकंड में फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया 10% से, आ गई अमाउंट, डिवेंचर लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। रिवाइज फेयर वैल्यू अब यहाँ पे निकालेंगे हम, वो वैसे ही करके निकालेंगे, 1,50,00,000 इंटू 1.1015, तो भाई इसकी इतनी बनती है। तो अब इसमें और इतना डाल दो या फिर इसमें कम कर दो, जो भी है। डिवेंचर लाइबिलिटी हमने 55,650 से कम कर दी, ठीक है। हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखी थी, उसी दिन की बात है ये, सेकेंड ईयर तक तो हमने वैसे ही कंप्यूट किया, एक फर्स्ट किया, सेकेंड किया, और जीरो पे रिकॉर्ड वैसे कर ही लिया था, ठीक है। यहाँ पे 1 साल हो गया पूरा, इस पे 1 साल हो गया पूरा, और जीरो पे जो था वो 10% ही था, 1 2। तो फिर हमने उसको 3 साल से क्यों लिया, क्योंकि उस टाइम पे हमें इतना ही लग रहा था, बाद में आके हमने अपना एस्टिमेट चेंज तो कर लिया। टोटल तो 3 साल का ही था ना, हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है सर, ठीक बात है। टोटल तो 3 साल का था, तो स्टार्टिंग में इनिशियली हमने उसके अकॉर्डिंग ही ले लिया कि भाई इतना ही रेट रहेगा, हमें थोड़ी पता है कि आगे जाके चेंज हो जाना था, वो तो हमें बाद में जाके पता लगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर जो अमाउंट आई उसके ऊपर ये निकाल दिया 10.5% के हिसाब से, अब भाई 10.5 ले लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है। फिर ये कर दिया डिबेंचर्स, और लास्ट में इशू कर दिए 1,50,00,000 के, ठीक है। ठीक है। फिर आया था रिक्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये भाई तेरे थोड़े से ना वही ऐਵੇਂ कंसेप्ट हैं, मतलब कि थोड़े जल्दी जल्दी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं कि मान ले अब तुम्हें अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ रहा है, तो उसकी अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। यू हैव टू चेंज अमोर्टाइजेशन, इट गॉट चेंज फ्रॉम अमोर्टाइजेशन टू FVPL। तो FVPL के अंदर आ गए हम, तो ये तो सिंपल है, हम उसको FVPL के अंदर कर दें। लेकिन अगर FVPL से अमोर्टाइज कॉस्ट में आ रहे हैं तब क्या होगा, तब भी इसके अंदर ऐसे ही चल जाता है, तब भी उसको हम गेन और लॉस जो होगा ना उसका, वो हम उसी में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन ये चीज़ ना अगले वाले कंसेप्ट में नहीं चलती, यहाँ पे OCI आ जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चल पाती। PL के साथ तो चल जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए वही बता रखा है, शुड बी मेड एट फेयर वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर टू प्रॉफिट अज्यूमिंग गेन और लॉस ऑन क्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन सॉरी। फेयर एसेट टू फेयर एसेट की अमोर्टाइज वैल्यू हो गई, ये PL वाली वैल्यू हो गई। गेन और लॉस विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। किस में आ रहे हैं हम, PL में आ रहे हैं, ठीक है। अब PL से अमोर्टाइज कॉस्ट में हो गया, और बेटे चलो आ जाते हैं अमोर्टाइजेशन में आगे, ये PL विल बी ट्रांसफर टू P&L। इसमें तो वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने। फिर भाई आ गई तेरी बॉन्ड्स, ये 10,000, लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन 10,000 का हो गया, इसको ट्रांसफर कर दो, खत्म बात। किस में हो गए, अमोर्टाइज में आ रहे हैं ना, पहले हमारे उसमें थे P&L वाले में, तो ये 1 लाख लिख दिया, वो ख़त्म कर दिया, 90,000 हो गई। तो जो लॉस है उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, बस। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है यार, बिल्कुल ठीक बात है सर। लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन लिख दिया हमने, ओके ओके ठीक ठीक। अमोर्टाइजेशन टू अमोर्टाइजेशन और FVOCI टू अमोर्टाइजेशन, केस 1 ऐसे ही है, मतलब अमोर्टाइजेशन टू FVOCI जा रहा है तो FVOCI के अंदर हम डाल देंगे। लेकिन FVOCI से अगर इसमें आ रहे हैं तो हम इस तरह से इसको अकाउंटिंग करेंगे कि मतलब पहला वाला तो स्टेप सेम रहेगा जैसे हम करते हैं, ठीक है। OCI रिजर्व लॉस डेबिट जैसे भी करते हैं, इसी में ट्रांसफर कर देते हैं ना। बट फिर हम उसको रिवर्स बैक कर लेंगे, जो भी हमारा OCI में पहले पड़ा था ना उसको भी हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे ले आएंगे, जिससे कि ऐसा लगे कि ये स्टार्टिंग से ही इसमें ये वाला मॉडल ऑप्ट किया अमोर्टाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन 88 उसके ऊपर बेस्ड है, सिर्फ एक ही एंट्री होगी इसके अंदर। ये देख FVOCI पे आ गए हम, सॉरी ये वाला देख, अमोर्टाइजेशन पे आ गए ना हम FVOCI से, तो 1 लाख 10,000 10,000, तो वो रिटर्न बैक कर लिया। ये सिंपल वाला वही था, ये 90,000 की थी, 1 लाख हो गया। अब अमोर्टाइजेशन वाला ख़त्म कर दिया, FVOCI पे आ गया, 90,000 हो गया, और OCI का एक लॉस आ गया। तो लॉस ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू OCI, वो भी ये भी कर सकता है तो OCI रिजर्व डेबिट टू OCI डेबिट टू लॉस ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। ये वाली एंट्रीज के साथ में डाल देगा। FVPL टू FVOCI सिंपल है, जैसे करते हैं गेन और लॉस इन OCI में चले जा देंगे। लेकिन FVOCI टू FVPL तो भी सिंपल है, बस एक और चीज़ हो जाएगी, जो पहले का वो पढ़ा था ना, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 91 के अंदर जो पढ़ा था, ये
जो पहले के इनके पड़े थे, जो 10,000 रुपये का और पड़ा था पहले का, उसको भी आप P&L में ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि जब वो हो ही गया तो भाई उसको P&L में ही ले आओ, वही बेटर है। फिर उसके बाद में एक इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स आ जाता है। ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स ये इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है, बस इसमें ये है कि हमें इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है यार। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जो हमारे एसेट्स हैं, हमने जो लाइफ टाइम क्रेडिट उस पर हम, जैसे हमारे ट्रेड रिसीवेबल हो गए, लीजेस हो गए, रिसीवेबल्स हो गए, इन पर हम लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस रिस्क लगा लेते हैं, ठीक है। और हम जो पुराना हमारा एस्टिमेट है, एजिंग देखते थे ना उसमें हम बितुल लिमिटेड में एजिंग देखते थे, और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोविज़न क्रिएट करते थे। तो वो इसमें करना है, हम 2 करोड़ के डेटर्स हैं, उनको अलग अलग क्लास में हम बांट देंगे, फिर अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग प्रोविज़न लगेगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ठीक है, वो वाली चीज़ रहती है। लेकिन जब इसके अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे वो नहीं लगता, यहाँ पर 12 मंथ क्रेडिट लॉस रिस्क लगता है। हम हर साल के एंड पे देख लेते हैं कि हमें कितना लग रहा है कि हमारा कितना लॉस हो जाएगा, कितनी हमारी वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी के लोन के अंदर। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कंपनियां भाग नहीं जाती, बड़ी मुश्किल से ऐसा कभी होगा कि भाग जाएंगे। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ इतना बड़ी बात है तो ठीक है, फिर तुम उसको लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस लगा सकते हो, और उसके ऊपर वही लगा सकते हो, डिक्लाइन वैल्यू सिग्निफिकेंट है अगर, देन लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड, ठीक है। 93 और 94 इसके ऊपर बेस क्वेश्चन है, सिंपल है। 93 थोड़ा सही है, मतलब ठीक है, वो ऐसे ऐसी हाथ नज़र से ही निकाले हैं। सर ने बोला था नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स।